नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे या पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 की जो पॉलिटी है उसका चैप्टर नंबर 6 क्या है। तो ये चैप्टर है गाँव का प्रशासन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे समझते हैं आराम से कि ये क्या होता है। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि इससे आपको जो गांव के संदर्भ में आपकी बेसिक समझ होती है कि गांव का प्रशासन कैसे होता है, उसके संदर्भ में आपकी समझ और विकसित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक लेंगे, बैकग्राउंड डेवलप करेंगे ताकि ये पूरा कंटेंट या टॉपिक हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे अगर पहली हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि भारत में गांव के संदर्भ में थोड़ी सी हम बात करेंगे और वहीं से हम अपना बेसिक डेवलप करेंगे और उससे आगे फिर आगे हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, इस गांव का प्रशासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 6 में भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में ये फैक्ट आ सकता है कि भारत में जो गांव की संख्या है वो 6 लाख से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी पानी, बिजली और सड़क यानी गांव के लोगों को पानी उपलब्ध कराना, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उपलब्ध कराना या गांव में रोड बनवाना आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, इसलिए इन ग्रामीण क्षेत्रों की या गाँव की इन ज़रूरतों को, पानी, बिजली और सड़क की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है गांव में आपने देखा होगा कि ज़मीन से संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गांव में क्या होता है, ज़मीन के जो भी दस्तावेज होते हैं उनका रखरखाव किया जाता है या करना पड़ता है। और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत भी पड़ती है। गाँव में जो आपसी विवाद होते हैं उनको भी निपटाया जाता है। वो कैसे निपटाया जाता है, पहले तो ग्राम पंचायत के स्तर पर निपटाया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक होती है और वहाँ पर सुलझाने का प्रयास सरपंच या मुखिया या पंचगण करते हैं। और जब वो मामला ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं मामला बनता है या ग्राम सभा के स्तर पर नहीं बनता है तो फिर वो आगे बात बढ़ जाती है और आगे हम देखेंगे कि वो पुलिस प्रशासन के पास कैसे जाता है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। ये पॉइंट कह रहा है कि पानी, बिजली, सड़क, ज़मीन के दस्तावेज़ों को रखने के लिए, उसके अलावा जो आपसी विवाद हो रहे हैं उनको निपटाने के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होगा, ग्राम का एक ढांचा होगा जिसके अंतर्गत ये सारे विवाद सुलझाए जाएंगे या सारी चीज़ों की उपलब्धता जैसे पानी, बिजली, सड़क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ये पॉइंट कह रहा है कि इस चैप्टर में यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है, गांव का प्रशासन जो चैप्टर है, इसमें हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका गांव के प्रशासन में विशेष महत्व या विशेष योगदान होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे ये जो पूरा गांव का प्रशासन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना है, ये एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से पढ़ना है। और ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है क्योंकि इसके माध्यम से हम समझेंगे कि गांव का प्रशासन कैसे काम करता है। एक क्वेरल इन द विलेज, गांव का एक झगड़ा कैसे हुआ, और इससे हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से समझेंगे। इसको पूरा देखिएगा, यहाँ पर देखिए, हटा मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकलने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है। कह रहा है कि किसी गांव में मोहन नामक एक किसान है और इस मोहन किसान के पास कुछ खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह खेती करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। मोहन अपने जो ज़मीन है उस पर खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। यहाँ पर मोहन का खेत है और बीच में मेड़ है और इधर मोहन का खेत है और इधर किसका खेत है, रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। मैंने मेड़ से डिवाइड कर दिया, इधर मोहन इधर रघु। नेक्स्ट पॉइंट, एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। मोहन ने देखा कि ये जो रघु नामक व्यक्ति था, इसने क्या किया है,
इसने इस मेड़ को काट दिया है थोड़ा सा। क्या किया है कि मेड़ को, मतलब मान के चलते हैं, अगर इसको मैं क्लीन करूं कि ये मान लिया मेड़ है, तो रघु ने क्या किया है, ये मेड़ को काट कर थोड़ा सा हिस्सा अपने खेत में मिला लिया। इधर मोहन का था और इधर रघु का था, तो रघु का जो खेत था उसमें ये एक्स्ट्रा हिस्सा बढ़ गया। ठीक है, यही ये कह रहा है कि एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। ये देखिए, मोहन ने हिम्मत जुटाई, चूंकि जो रघु था वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए मोहन पहले हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मोहन हिम्मत जुटाकर रघु के घर गया, वहां दोनों के बीच कहासुनी या बहस हो गई। फिर रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया, दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर दोनों ने या फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया, मतलब मार पिटाई हो गई। रघु ने अपने मजदूर के साथ मोहन को मारा। मोहन को सिर पर तथा हाथ में बहुत गहरी चोट आई, सिर पर और हाथ में उसके चोट आ गई। तो मोहन के एक दोस्त ने, मोहन का एक दोस्त था जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने ये सुझाव दिया मोहन के दोस्त ने कि आपको स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट या रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, लेकिन ग्रामीण भाषा में उसको रपट बोलते हैं, लिखवानी चाहिए। तो ये पूरा समझ में आ गया कि मोहन और रघु नामक दो किसान थे, दोनों के खेत एक मेड़ द्वारा विभाजित थे। एक दिन मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ काटकर अपने क्षेत्र का, अपने खेत का जो एरिया था उसको बढ़ा लिया है। मोहन किसी तरह हिम्मत जुटाकर रघु के घर पहुंचा, वहां रघु से उसका विवाद हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाया और मजदूर के साथ मिलकर मोहन की पिटाई की, जिससे मोहन के सिर और हाथ पे चोट आ गई। मोहन का एक दोस्त था जो डाकघर में काम करता था, उसने मोहन को सलाह दी कि आपको स्थानीय पुलिस थाने जाकर इस पूरे घटना की रपट या रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अब यहाँ से हमको प्रशासन की जानकारी होगी कैसे काम करता है ये। अब रिपोर्ट अगर आदमी को लिखवानी होगी तो वो कहाँ जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को रिपोर्ट लिखवानी होगी तो वो पुलिस थाने जाएगा। तो गांव का पुलिस थाने का क्षेत्र क्या होगा, पहले ये समझिए। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन हम समझते हैं, पुलिस थाने का क्षेत्र समझते हैं, जहां पर मोहन अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने आएगा। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र विभाजित होता है और वो कार्य क्षेत्र उस पुलिस थाने के नियंत्रण में होता है। वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखना या वहाँ पर प्रशासन स्थापित करना उस पुलिस थाने की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं जिस थाने के क्षेत्र में वो घटना हुई है। मान लिया कोई घटना घटती है तो उसकी रिपोर्ट उसी थाने में लिखवाई जा सकती है जिसके कार्य क्षेत्र में घटना हुई हो। ऐसा नहीं है कि घटना यहाँ पर हुई, आप जाकर किसी दूसरे थाने के कार्य क्षेत्र में रिपोर्ट लिखवा दो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मामले स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी दूसरे थाने के क्षेत्र में जाते हो तो वो आपको घटना स्थल वाले थाने के क्षेत्र में भेज देंगे या उस थाने में भेज देंगे कि आपकी रिपोर्ट उस थाने में लिखी जाएगी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है जहाँ पर एक घटना हुई है वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट, यहाँ वहाँ के थानेदार की ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल कर और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्यवाही करे। जो थानेदार होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी घटना की पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्यवाही करे। तो ये एरिया होता है पुलिस थाने का, यानी हर थाने का एक क्षेत्र विभाजित होता है और उसी क्षेत्र में प्रशासन स्थापित करना या कानून व्यवस्था बनाए रखना इसी थाने का काम होता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि पुलिस थाने में होने वाले काम, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन में कौन से काम होते हैं, तो समझिए। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे, यानी मोहन और मोहन के मोहल्ले के और भी लोग जिन्होंने लड़ाई झगड़े होते देखा था, पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। जब मोहन पुलिस थाने गया तो उसने थानेदार को अपना पूरा मामला बताया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने क्या कहा कि मोहन को अपनी शिकायत लिखकर दे। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर वहाँ होगा।
तो थानेदार ने मोहन से क्या वायदा किया कि जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर उस थाने का एक हवलदार कांस्टेबल घटना स्थल पर पहुँचेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा। तो ये क्या घटना हो गई, हमने कहा था हम यहाँ पर दो प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे। तो पहला क्या होगा, पुलिस थाना, और दूसरा हम देखेंगे राजस्व विभाग। तो हमने देखा कि जब मोहन के बीच झगड़ा हुआ, मोहन और रघु के बीच झगड़ा हुआ और विवाद हो जाता है, तो क्या होता है, विवाद के समाधान के लिए वो कहाँ पहुँच जाता है, विवाद के समाधान के लिए वो पहुँच जाता है पुलिस थाने में। और ऊपर थोड़ा सा आ जाइए, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कहीं पर कि मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था सुझाव दिया कि उसे स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो मोहन ने अपने दोस्त के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने मोहन पहुंच गया और रिपोर्ट लिखवा दी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गांव के स्तर पर जो विवाद होते हैं, तो गांव का जो प्रशासन है वो कैसे काम करता है। पहले सबसे छोटे लेवल पर हम पीछे के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं कि उनको ग्राम के स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है, और जब ग्राम पंचायत के स्तर पर मामला नहीं सुलझता है तो फिर लोग थाने जाकर क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं या रपट लिखवाते हैं। तो ये हमने, उसके बाद हमने पुलिस थाने का क्षेत्र देख लिया, फिर पुलिस थाने में होने वाले काम देख लिए। लेकिन अब बात ये उठती है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं था जिससे ज़मीन की नाप हमें पता होती। तो इसको समझते हैं। अब हमको समझना है कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है, वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या राजस्व विभाग का काम क्या होता है। अब आते हैं, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। हमने पढ़ा कि मोहन और रघु के बीच खेत की मेड़ को लेकर लड़ाई हुई। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते हैं। तो क्या तरीका होगा वो समझते हैं। क्या कोई ऐसा अभिलेख या रिकॉर्ड होते जिससे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई लिखित तौर पर ऐसा अभिलेख होता या ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता जिससे यह पता चल जाता कि जिस ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है वो किसकी ज़मीन है, या नाप कर ये पता चल जाता कि मेड़ काटी गई है या नहीं काटी गई, तो शायद विवाद ना होता। अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ये पॉइंट कह रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है, पटवारी का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी ये जो पटवारी है इसको हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे पटवारी कहते हैं, कहीं पर लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। जैसे आप जब राजस्थान में देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी चर्चा होती है कि पटवारी का फॉर्म आ गया है, और यूपी में जब आप देखोगे तो आपको वही सेम पोस्ट गांव की लेखपाल के रूप में सरकार फॉर्म निकालती है और इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि ये जिसे हम पटवारी कह रहे हैं इसके हर राज्य में अलग अलग नाम है। जैसे एग्जाम्पल, राजस्थान में इसे पटवारी कहते हैं, वहीं पर यूपी में इसे लेखपाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी या लेखपाल कुछ गांव के रिकॉर्ड के लिए, जो भी नपाई या के जो भी काम होते हैं, जो भी ज़मीन की नपाई से संदर्भित काम होते हैं, और भी बहुत करो इकट्ठे करने भी उसके काम होते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है पटवारी। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कहता है कि आमतौर पर जो पटवारी होते हैं, जो नपाई करते हैं भूमि के, इनके पास, लेखपाल के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब कहते हैं। कहीं पर पटवारी कहीं कहीं पर भूमि को मापने के लिए, ज़मीन को नापने के लिए लोहे की लंबी जंजीर का प्रयोग करते हैं और इसे क्या कहते हैं, ज़रीब कहते हैं। आगे ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। चूँकि पटवारी या लेखपाल गांव की जो ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड रखता है, तो ऊपर वाला जो विवाद हुआ, अगर उसमें पटवारी ज़मीन को नाप के ये देख लेता कि जो पुराना नक्शा है जिसके अनुसार ज़मीन वितरित है,
अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है मेड़ नहीं काटी गई है, और अगर परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब रघु ने मेड़ काटी है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदल दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। यही लेखपाल या पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारी का एक काम तो ये हो गया कि क्या, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना, भूमि कर इकट्ठा करना, साथ ही साथ सरकार को वो अपने जो भी उसका क्षेत्र होता है उसमें जो भी फसलें उगती हैं उसकी जानकारी भी सरकार को यही देता है। थोड़ा सा आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। पटवारी के जो भी काम होते हैं, चाहे वो मोहन रघु वाला विवाद हो और जितने भी काम होते हैं, वो जो उसके भूमि पर आधारित रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं के आधार पर करता है। इसीलिए पटवारी का यह दायित्व है, लेखपाल का यह दायित्व या कर्तव्य है कि वो समय समय पर इनको दुरुस्त करता रहे। नेक्स्ट पॉइंट, किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। बदल देते हैं और कुछ उगाने लगते हैं, या किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। इसको अगर काट दिया ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। यानी किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कोई नई फसल उगाने लगते हैं, या फिर किसी ज़मीन पर कोई कुआं खोद देता है, या फिर सरकारी कोई ऐसे सार्वजनिक ज़मीन पर जो सरकार में पड़ी होती है, जिसे सरकारी ज़मीन हम बोलते हैं, उस पर कोई नियंत्रण करता है। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी होंगे या वरिष्ठ लोग होंगे, वो क्या करेंगे, इस पूरे काम का निरीक्षण करेंगे। भारत में सभी राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। भारत में राज्यों को कैसे बांटा गया, राज्यों को जिलों में बांट दिया गया। जैसे अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो लखनऊ उसका एक ज़िला है, रायबरेली उसका एक ज़िला है, आजमगढ़ उसका एक ज़िला है, बनारस उसका एक ज़िला है। तो ऐसे राज्यों को किस में बांटा गया है, जिलों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया गया। तो पहले एक राज्य हुआ, राज्य को जिलों में बांट दिया गया और इन जिलों को कई उपखंडों में बांट दिया गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सबसे पहले राज्य को हम जिलों में बांटेंगे, फिर जिलों को छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। अब ये अगर ये ज़िले हैं, ये 4 ज़िले थे, ज़िला नंबर 1, ज़िला नंबर 2, ज़िला नंबर 3 और ज़िला नंबर 4, और इस ज़िले को हमने A, B, C और D में डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटे भाग हैं इनको हम कहते हैं तहसील। तहसील या तालुका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालुका। तो जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील या तालुका। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ऊपर जिले के स्तर पर जिलाधिकारी होता है। यानी जिले के स्तर पर सबसे ऊपर कौन होगा, जिला अधिकारी होगा। उसके नीचे तहसीलदार होता है। यानी जिले का जो जिले को कौन संभालेगा, जिलाधिकारी संभालेगा। इस पूरे यानी 2 को कौन संभालेगा, वो संभालेगा जिलाधिकारी। और जो तहसील को संभालेगा वो कौन होगा, उसे ही हम बोलते हैं। यानी छोटे जो A, B, C, D हैं, इसका भी एक तहसीलदार होगा, C का भी एक तहसीलदार होगा, B का भी एक तहसीलदार होगा और A का भी एक तहसीलदार होगा। लेकिन ये जो पूरा चौथा पार्ट है, ये इसका एक क्या होगा, जिलाधिकारी होगा। तीसरे पार्ट का एक जिलाधिकारी होगा। तो ऐसी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा तहसीलदार के बारे में जानकारी दी गई है, उसे समझते हैं। अब तहसीलदार के बारे में क्या जानकारी दी गई समझते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था
उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार को बहुत सारे मामलों को निपटाना होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, जैसे किस प्रकार के मामलों को निपटाना होता है, जैसे ज़मीन से जुड़ा कोई मामला आ जाता है तो प्रारंभिक स्तर पर उसको तहसीलदार के दफ्तर में भी मामला सुलझाने का या सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वो लेखपाल या पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। यानी जो लेखपाल रिकॉर्डों को मेंटेन करते हैं उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको बार बार अंकित करते हैं। तो तहसीलदार का ये काम है कि वो बार बार लेखपाल द्वारा जो भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं उनको देखे और देखे कि वो उचित प्रकार से लेखपाल उन रिकॉर्डों को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे, और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। साथ ही साथ पटवारी का दायित्व तो है, जैसे एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ कि हमने पीछे पढ़ा कि जो लेखपाल या जिसे हम कहते हैं क्या, पटवारी, वो जो भूमि कर इकट्ठा कर रहा है वो ढंग से सारी तरीके के राजस्व इकट्ठा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे, वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार यह भी देखता है कि अगर किसी किसान को जो भी उसके रिकॉर्ड हैं, जैसे जिन्हें हम खसरा कहते हैं, तो वो भी आसानी से मिल जाए, उसकी फ़ोटोकॉपी या नकल आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार क्या करता है, जाति प्रमाण पत्र मतलब आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी जारी करता है। कौन, तहसीलदार आदि भी। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद भी पीछे ये लिखा हुआ है निपटाना। तो तहसीलदार का जो दफ्तर होता है उसमें ज़मीन से जुड़े जितने विवाद होते हैं उनको भी सुलझाया जाता है। अब आगे एक बात चर्चा करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वुमेन एम्पावरमेंट से संदर्भित। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है एक नया कानून, अ न्यू लॉ। भारत में जो सक्सेशन या उत्तराधिकार से संबंधित एक संसद का कानून है उसे भारत उत्तराधिकार क्या कहते हैं, भारत में जो उत्तराधिकार से संदर्भित एक कानून है उसे क्या बोलते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो उसमें 2005 में संशोधन किया गया। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसको संशोधित किया गया 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जिसे कहते हैं। और इसमें समझते हैं कि बात क्या है। जो 1956 का कानून था उसमें पिता की जो संपत्ति होती थी उसमें किसका अधिकार होता था, उसमें बेटे को संपत्ति मिलती थी। लेकिन ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। किस कानून में, 1956 वाले कानून में इस 2005 से संशोधन किया गया। और क्या किया गया, संशोधन ये किया गया कि हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। 1956 के कानून में पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। यानी जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो ज़मीन बेटों को बांट दी जाती थी और जो औरतें होती थी हिंदू, उनको ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन जब 2005 में 1956 वाले कानून में संशोधन हुआ तो ये परिस्थितियाँ बदली गई या कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक पिता की संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी माँ, यानी जो पिता की संपत्ति होगी उसमें बेटों को, बेटियों को और उनकी माता को ज़मीन में बराबर हिस्सा दिया जाएगा। यानी इन तीनों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, चाहे वो बेटा हो, बेटियां हो या उनकी माताजी हों, उन सबको एक एक हिस्सा मिलेगा पिता की संपत्ति में। यह कानून सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, ये कहा गया। तो ये एक नई चीज़ थी कि पहली बार हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम था 1956 वाला, उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके बता दिया गया कि बेटों, बेटियों और उनकी माँ को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेगा। तो ये पूरा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, ये हमने देख लिया। चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में जो दो मुख्य हमने आज समझा, एक तो हमने पुलिस थाना देख लिया और दूसरा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग को समझा और देखा कि गांव के संदर्भ में दो जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भूमिका कैसे होती है। तो उम्मीद है ये चैप्टर नंबर 6
रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस कोविड के दौर में अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका दायित्व है, इसलिए घर पर रहें, सुनिश्चित रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी उम्मीद, अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आओ तो अधिक से अधिक एक काम करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।